Today, let's talk about models of communication. A model is a system of reasoning which helps to clarify a particular situation. The elements in a model are logically placed by the author in such a way that their relationships are easily understood. Communication model helps to organize various elements and processes of communications, generate questions regarding communication that can be researched for answer, help to predict the effect of communication under certain conditions, and indicate means of measuring the elements and the process. मॉडल क्या है? एक सिस्टम है. It is a system of reasoning. Okay, and what does this model do? It helps to clarify a particular situation. कोई भी मॉडल जो होता है, हम लैब के अंदर कोई मॉडल बनाते हैं या एक प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं, तो वो एक सिस्टम होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी चीज को समझाता है ना? So what are the elements of the model? The elements of the model are whatever you are going to put in them. But the idea is that all these elements are supposed to be placed logically. अगर हम इन मॉडल्स के एलिमेंट्स को लॉजिकली नहीं रखेंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा. एक एग्जांपल देते हैं. अगर हमारे को दाल बनानी है तो सबसे पहले हम 2 मुट्ठी दाल लेंगे, उसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे, फिर उसके अंदर नमक हल्दी डालेंगे, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, फिर प्रेशर कुकर को गैस पे रख के गैस जलाएंगे, फिर सीटी बजने का इंतजार करेंगे. ये जो सारे हैं ये सारे एलिमेंट्स हो गए. आप दाल एलिमेंट हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, प्रेशर कुकर हो गया, गैस हो गई, ये सारे एलिमेंट्स हैं. मॉडल क्या हुआ? मॉडल ने आप जो टोटल मॉडल था उस मॉडल के अंदर इन सारी चीजों को आपको दाल बनाना समझाया इन सारी चीजों से. और किस तरीके से समझाया कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर रखे हुए हैं. अगर ये सारे के सारे मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं ये लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होंगे तो आपको ये बात समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी. अब दाल का एग्जांपल ले लें. दाल बनानी है, प्रेशर कुकर गैस पे डाल दो, उसके अंदर दाल डाल दो, नमक और हल्दी बाद में ले लेना, फिर गैस ऑन कर दो, फिर सीटी का वेट करो और फिर पानी डाल देना और फिर आप नमक और हल्दी डाल दो एंड में. तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है. आप समझ रहे हो? सो दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और कम्युनिकेशन जो खुद है, जो कम्युनिकेशन का मॉडल खुद है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि आप एक तरीके से एंड में आप एक रीजनेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो. अगर आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आप उसको एक सस्टेनेबल और रीजनेबल मॉडल के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो आपको चांसेस ये भी हैं कि आपको ये भी पता पड़ जाए कि वो जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर क्या प्रिडिक्टेबल आंसर आ सकता है, क्या प्रिडिक्टेबल इफेक्ट हो सकता है उसका पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, है ना? तो कुछ मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के जिनके बारे में अपन बात करेंगे.
According to Aristotle, communication has three ingredients: speaker, speech and audience. Speaker वो बंदा जो बोल रहा है, स्पीच जो भी भाषा को इस्तेमाल करते हुए स्पीकर अपनी बात बोल रहा है, वो उसकी स्पीच होगी। और ऑडियंस, ऑडियंस वो लोग हो गए जो कि उस बात को सुन रहे हैं। शैनन वीवर का 1949 का जो मॉडल था वो एरिस्टोटल के मॉडल के ऊपर बना हुआ है। उनके हिसाब से, शैनन एंड वीवर के हिसाब से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके? सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। Compared with the Aristotelian model, the source is the speaker, the signal is the speech, and the destination is the audience. There are two more ingredients: transmitter, which sends out the source's message, and receiver, which catches the message for the destination. रेडियो एग्जाम्पल अगर तुम ले लो, रेडियो के उस तरफ बैठने वाला बंदा जो स्टूडियो में बैठता है, वो तो आपका सोर्स हो गया, वो आपका स्पीकर हो गया। जो वो बात बोल रहा है वो आपके सिग्नल हो गए। लेकिन उस बात को वो ट्रांसमिट कैसे कर रहा है? वो रेडियो वेव्स के थ्रू कर रहा है। तो ट्रांसमीटर आपकी रेडियो वेव्स हो गई। सिग्नल जो आपकी उसकी स्पीच है, जो गाने हैं, वो हो गए। रिसीवर क्या हो गया? रिसीवर जो यहाँ पे रेडियो का जो बॉक्स होता है, रेडियो बॉक्स, वो आपका रिसीवर हो गया। और डेस्टिनेशन आपके सुनने वाले हो गए। According to Berlo, 1960, the model of communication consisted of source, encoder, message, channel, decoder, and receiver. Code is a system of signals for communication. Encode means to put a message into a code or cipher. Channel means the medium through which the signal moves. The decoder means which converts the message in the code into ordinary language which may be easily understood. He further elaborated that all human communication has some source, some person or group of person with a purpose. The purpose of a source has to be expressed in the form of a message. The communication encoder is responsible for taking the idea of the source and putting them in a code, expressing the source's purpose in the form of a message. A channel is a medium, a carrier of the message. For communication to occur, there must be somebody at the other end who can be called the communication receiver or the target of the communication. इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो कोडिंग सिस्टम है, जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, आर्मी में जब हम मैसेज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजते हैं, तो उस केस में जो एनकोडर होता है वो मैसेज को इस तरीके से एनकोड करता है कि अगर वो किसी के हाथ भी लग जाए तो हर एक जने को वो चीज समझ में नहीं आए। उससे क्या होगा? मैसेज जो है वो सेफ रहेगा। तो ये आपका एनकोडर हो गया। जब वो मैसेज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो डिकोडर उसको डिकोड करता है और फिर उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि वहां पे जो लोग हैं उनको वो समझ में आ जाए। अब एक चीज ऐसी होती है कि भाई कम्युनिकेशन जब होता है तो कम्युनिकेशन में एक जना या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जिनको कम्युनिकेट करना होता है। तो इस केस में अगर अपन एक स्कूल का एग्जांपल ले लें तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या फिर फैकल्टी होती है या मैनेजमेंट होता है। तो प्रिंसिपल सर एक इंडिविजुअल हो गए, एक फैकल्टी एक इंडिविजुअल हो गया, सारी फैकल्टी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, चेयरमैन प्रेसिडेंट ये इंडिविजुअल हो गए, मैनेजमेंट खूब सारे इंडिविजुअल्स हो गए। तो
जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो या तो एक बंदा कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं उस कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। अब वो भले से एक जना करे चाहे खूब सारे जने करें, दोनों केसेस के अंदर इंफॉर्मेशन को एनकोड करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको साइफर में ही डालो, जरूरी नहीं है कि आप उसको इस तरीके से लिखो कि जो रिसीव कर रहा है सिर्फ उसे ही समझ में आए, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना तो पड़ेगा ना। तो ये जो चीज होती है ये आपकी एनकोडिंग में आ जाती है। अब प्रिंसिपल सर ने कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसको जो प्रिंसिपल का पीए होता है वो टाइप करके मैनेजमेंट को या फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है। तो इसमें एनकोडर आ गया। इसमें एनकोडर कौन हो गए? आपका जो पीए होता है वो हो गया। सेम केस में अगर स्टूडेंट को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, वो मेल करता है, तो इसमें एनकोडर स्टूडेंट खुद ही हो गया। ठीक है। तो बर्लो का जो मॉडल था उसके अंदर ये 6 चीजें थी जिसमें एनकोडर और डिकोडर ऐड हो गया। According to Sharam, 1961, the communication process involved source, encoder, signal, decoder, and destination. This model of communication is particularly relevant for mass media, radio के लिए. In human communication, it is most important whether people can properly encode or decode the signal and how they interpret it in their own situation. अभी एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है ये भी सिचुएशन के ऊपर होती है। आपने बोला कि आज हम अपने घर पे बोला कि आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। भाई बाहर खाना खाने क्यों जाएंगे? कोई पार्टी है इसलिए जाएंगे, घर में गैस खत्म हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस हिसाब से आप इंटरप्रेट कर रहे हो। मम्मी ने बोला कि भाई शाम को घर जल्दी आ जाना, हम शाम को बाहर खाना खाने जाएंगे। तो आपने उसको अपने हिसाब से लिया कि भाई आज तो कुछ कारण है, घर आए तो पता पड़ा कि गैस नहीं है, इसलिए हम शाम को बाहर खाना जाने जा रहे हैं। तो आप ये बोल सकते थे, दिन में पूछ लेते तो जो डिकोडिंग होती, अगर मैसेज घर से प्रॉपर आया होता एनकोड होके कि गैस खत्म हो गई है इसलिए आज शाम को बाहर खाने खाने जाना है, तो हम सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर एक्ट कर पाते। हम मम्मी को बोलते कि अच्छा मैं गैस ऑर्डर कर रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हो? The communication model forwarded by Liggins in 1963 has the following elements: communicator, message, channel, treatment, audience, and response. The task of communication, according to him, is to provide powerful incentives for change. Success at this task requires thorough understanding of the 6 elements of communication. A skillful communicator sending useful message through proper channel, effectively treated to an appropriate audience that responds as desired. The idea is, Liggins के हिसाब से ये जितने भी जने हैं ये सारे के सारे उस हिसाब से काम करें जिससे कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट कॉज करे। Rogers and Shoemaker, 1971. They thought of the communication process in terms of SMCRE model. The components are source for S, M for message, C for channel, R for receiver, and E for effect. According to them, a source sends a message. He sends the message via a particular channel. The channel is received by a particular receiver or an individual, and that message, after which it is received, it causes some effect. Communication in extension may also be thought of as two-way stimulus response, SR. It is a particular situation in which the necessary stimulus is provided by the communicator, the extension agent, in the form of a message, which produce certain response on the audience, the farmers, and vice versa. The favorable response by audience reinforce
लर्निंग। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डर का माहौल जो है, दैट इज वन गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। Let's talk about problems or barriers to communication and communication effectiveness. There are certain barriers or problems which are associated with communication. There can be technical barriers or problems, there can be semantic barriers and problems, there can be influential problems, there can be physical, psychological, or cultural problems or barriers in a particular communication. Let's talk about technical barriers. These are related to noise problems resulting from inaccurate transmission or interpretation of a message. Certain undesirable elements creeping into the process are responsible for this, such as blurred picture, error in transmission leading to distortion of message. टेक्निकल बैरियर्स क्या हो गए आपके? टेक्निकल बैरियर्स वो हो गए जिनके कारण जो कि एक तरीके की नॉइज है। ये नॉइज क्या करता है? इसके कारण से जो इंफॉर्मेशन है वो इनएक्यूरेटली पहुंचती है। अपन ने मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें देखी होंगी, किस तरीके से मीडिया कुछ दिखाता है और होता कुछ एक्चुअल में और है। तो ये इन्फ्लुएंशियल और साइकोलॉजिकल और कल्चरल के केस में भी आ सकता है। बट टेक्निकल के अंदर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो आपकी मशीन है अगर वो खराब हो रखी है, तो प्रिंटिंग के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहां पर आपके टेक्निकल बैरियर होने के चांसेस होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी जो इमेज है वो ठीक नहीं है, इमेज में गड़बड़ है, वो प्रिंट ठीक नहीं हुई, तो वो जो मैसेज है वो आप नहीं पहुंचा पाओगे। Semantic. These are the problems related to the meaning of words and sentences. Even a common word may have several meanings which may lead to misinterpretation of the message. इसके अंदर वी फॉर विक्ट्री वाला साइन जो है, अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यहाँ पे विक्ट्री यूके में
गाली देने का मतलब हो जाता है, इट्स अ टाइप ऑफ एन अब्यूज। तो ये आपके सिमेंटिक्स में आ गए। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके अलग अलग मतलब होते हैं, और डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो इसको रिसीव कर रहा है, रिसीवर का मूड कैसा है, उसके हिसाब से वो उसको समझ सकता है, वर्क कर सकता है, और अगेंस्ट में या फेवर में उस चीज को ले सकता है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज का, सेंटेंसेस का मतलब नहीं पता है, या सामने वाले की फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिमेंटिक्स भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। Influential problems. These problems are concerned with the success with which the message conveyed leads to desirable changes in the behavior of a receiver. Because the purpose of all communication is to influence the behavior of a receiver. Influential problem, आपने सामने वाले को समझाने की कोशिश करी चीज, लेकिन उसको समझ में तो आई, लेकिन उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया। जो आप डिजायरेबल चेंज लाना चाहते थे, वो चेंज नहीं आया। अब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं। सामने वाले का मूड खराब है, तो आप उसको कितना ही समझा लो, वो नहीं समझेगा। ब्रेकअप्स होते हैं, ब्रेकअप्स के बाद आप बंदे को या बंदी को कितना ही समझा लो, जब तक उसके खुद के दिल से चीज नहीं निकल जाती, तब तक वो चीज क्लियर नहीं होती है। सो नो मैटर हाउ मच यू आर एबल टू कन्वे द मैसेज, you are conveying the message in a very proper manner, but the desirable changes in the behavior are not seen. Physical. These are problems related to voice and speech of the speaker. इसमें आप स्पीच कर रहे हो, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, टेलीफोन पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपकी वॉइस नहीं पहुंच रही है वहां पे। आप बोलना चाह रहे हो रेडियो के ऊपर, एक रैली के अंदर आप स्पीच देना चाह रहे हो, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहे। आपको स्टेज से डर लग रहा है, तो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। फॉल्टी ट्रांसमिशन का तो वो हो गया अपना टेलीफोन वाला। और एक इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो हम उसको कितना ही प्यार से समझाने की कोशिश करें, वो बॉडी लैंग्वेज देख के डर रहा होता है। तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप टॉफी खाने के लिए अगर मना करोगे, और वो टॉफी खाते हुए अगर आप उसको एकदम से पकड़ लो, जैसे मजाक में पकड़ते हैं ना, वीडियोस बनते रहते हैं, तो जैसे ही आपने उसको एकदम से पकड़ा, वो एकदम से डर गया। अब आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली लग रही है। आपको हंसी आ रही है, बाकी जने हैं वो सब हंस रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज इस हिसाब से है कि बच्चे को डर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल हो गया। साइकोलॉजिकल, these are related to the failure to connect language with the reality, inability to articulate personal experience with that of the audience. ये सारे जो चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शुरू में दिया था, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर क्या होता है, या तो आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, या वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो आपके जूतों में कभी पैर रखा ही नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, और they do end up causing some or the other type of problem or barriers in a communication. So it is important that you have to understand the concept of these barriers which are associated with psychological issues. अगर सामने वाले को किसी चीज का, पर्टिकुलर चीज का डर है, और आप उसको उसी चीज को करने को बोल रहे हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन तो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बंजी जंपिंग की अगर अपन बात करते हैं, मेरे जानकार हैं, उनको हाइट से बड़ा डर लगता है, लेकिन अगर मैं उनको बंजी जंपिंग के लिए सब कुछ समझा दूंगा, ये सेफ्टी होती है, ये ऐसे होता है, स्प्रिंग अच्छी होती है, सब कुछ सेफ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो साइकोलॉजिकली वो डरा हुआ है बंदा हाइट से, तो वो बंजी जंपिंग नहीं करेगा।
फिर आता है आपका कल्चरल। These problems are related to the way communication system is related to a particular culture, ethical problems in communication, etc. अब क्या हुआ, मैंने जो वीव्स फॉर विक्ट्री वाला जो आपको एग्जांपल दिया वो कल्चरल केस के अंदर बिल्कुल सही बैठता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आप किसी को छाता नहीं देते हो, कुछ जगह है जहाँ पर आप थम्स अप नहीं करते हो। अपन ऑल गुड, यस ऑल गुड, थम्स अप कर दिया अपन ने। कुछ जगह होते हैं जहाँ पे थम्स अप करना ठेंगा दिखाना होता है। तो ये सारी जो चीजें आती हैं ये आपके कल्चरल डिफरेंस के अंदर आती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज, अंडरस्टूड सी बात है। अगर इसको तुम खुद सोचने की कोशिश करो, हम क्लास में बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन आइडियाज को जैसे वो हैं वैसे समझा दें तो उनको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर जब तुमने F इज इक्वल टू ma पढ़ा तब तुम्हारे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ समझ में आया था। तो अगर हम डायरेक्ट ही ग्रेविटी के ऊपर आ जाते तो F इज इक्वल टू ma से उसको एसोसिएट करके समझाना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो उससे चीज को समझाना आसान हो जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल्स अगर और बायोलॉजी से एसोसिएट करके दें, पीसीआर एक टेक्निक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट है उसको उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं एक आर्टिफिशियल ट्यूब के अंदर। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर जीन है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, उसको हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उस जीन की जो क्वांटिटी है, डीएनए सीक्वेंस जो है उसका, उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हम और भी उसके साथ बहुत काम कर सकते हैं। अब इस आइडिया को अगर मैं किसी नॉन बायो वाले बंदे से अगर बात करूंगा, जिसको डीएनए नहीं पता है, जिसको आरएनए नहीं पता है, जिसको एंजाइम्स के बारे में नहीं पता है, और हीट इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में नहीं पता है, डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो उसको ये कंसेप्ट समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर
difference from accustomed patterns. Ideas different from accustomed patterns are not easy for the people to accept. यहाँ पे एक्सेप्टेंस का केस आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का माइंडसेट बना हुआ होता है, उन लोगों की आदत होती है, हम बोलते हैं ना लकीर के फकीर, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है। उनका हो रखा है भाई, मुझे दाल रोटी खानी है तो मुझे दाल रोटी ही खानी है। कुछ लोग, तुमने अगर नोटिस किया हो नहीं किया हो, हम बाहर जाएंगे, पिज्जा विज़ा खा के आ जाएंगे, बर्गर खा के आ जाएंगे, लेकिन घर आके दाल रोटी खानी है तभी हमारे को सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये चीज कम्युनिकेशन के ऊपर भी होती है। आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट बना हुआ है, आप एक पर्टिकुलर चीज करने के आदी हो रखे हो, और फिर अगर आपको समझाया जाए तो आपको वो चीज नहीं समझ में आती है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। आपको काम करने की बहुत आदत है, आपके दिमाग में ये डर है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो आप काम करते हो, आप थक जाते हो, फिर आप चिड़चिड़ करते हो। आप खुद के लिए भी इशू करते हो, दूसरों के लिए भी इशू करते हो। पर अगर आपको समझाने की कोशिश करी जाए कि भैया कम काम किया करो, या जो आप काम एक बार में कर रहे हो उस काम को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, हर पार्ट के बाद आप एक ब्रेक ले लो, तो उससे आप थकोगे नहीं। लेकिन क्योंकि सामने वाले को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका खुद के आइडियाज का एक सेट पैटर्न हो रखा है, तो उसको ये चीज समझाना काफी मुश्किल हो जाएगा। Competition with prevailing ideas, competition of new ideas with the prevailing ideas, this develops resistance in the mind. ये अकस्टम पैटर्न और कंपटीशन विद प्रिवेलिंग आइडियाज कुछ कुछ हद तक सिमिलर होता है। फिर आता है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, लेकिन हम जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपको आइडिया दे रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो आप उस चीज के ऊपर काम नहीं करोगे, उस कम्युनिकेशन को समझोगे नहीं, तो वो एक तरीके से बैरियर या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आता है डू नॉट सेटिस्फाई द फेल्ट नीड। अगर नया आइडिया है, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फेल्ट नीड भी एक अलग चीज होती है, एक होती है नीड, एक होती है फेल्ट नीड। नीड तो आपकी नीड हो गई, फेल्ट नीड होती है जो आपको लगता है कि वो आपकी नीड है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी नीड हो। ठीक है ना? तो अगर कोई आइडिया फेल्ट नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा।
तो जो ये बैरियर्स हैं, इनको अगर हमारे को ओवरकम करना है, तो हमारे को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द मैसेज के अंदर, सबसे पहली चीज। फिर हमारे को ये सोचना पड़ता है कि भाई जिस चैनल के थ्रू हम इस मैसेज को भेज रहे हैं, क्या वो चैनल इस बैरियर को या प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएगा। और फिर प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं अपन मैसेज को, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं उस मैसेज को। हमारे को इंटरेस्ट जो टारगेट ऑडियंस है उसका, जो टारगेट ऑडियंस की नीड है, जो टारगेट ऑडियंस का जो वैल्यू सिस्टम है, जिस वैल्यू से वो आ रहा है, उसका जो कल्चरल सिस्टम है, इन सब चीजों को एनालाइज करना चाहिए, इन सब चीजों को हमारे को समझना चाहिए। तो अगर हमारे को ये जो बैरियर्स और प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करना है, तो हमारे को जो हमारा मैसेज है उसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको कैसे सेलेक्ट करना है, मैसेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मैसेज को किस तरीके से ट्रीट करना है, जोर से बोलना है, धीरे से बोलना है, प्यार से बोलना है, ये सारी चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। और ये चीजें हमारे को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से हमारे को ये सारी चीजें सेलेक्ट और मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। Increasing frequency of exposure to the new idea, demonstration, increasing understandability of message, and taking precaution against distortion of message are some of the methods to sustain audience interest and enhance communication. अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप एक आइडिया को बार बार दोहराते जाओगे तो सामने वाले के दिमाग में कुछ तो घुसेगा वो आइडिया, है ना। फिर मैसेज का डिस्टॉर्शन, अगर हमें पता है कि प्रिंटर खराब है तो हम ढंग के प्रिंटर से प्रिंट निकालें। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो जो ऑडियंस है उसके पास हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा। तो कम्युनिकेशन को तो हमारे को इफेक्टिव करना ही है ना। तो कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस होती है, ये जो प्रॉब्लम्स और बैरियर्स होते हैं इनको ओवरकम जैसे कम्युनिकेशन करा जाता है, तो उसके अंदर ये 7 चीजें 8 चीजें जो हैं ये भी हेल्प करती हैं। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है क्रेडिबिलिटी पे, कंटेक्स्ट पे, कंटेंट पे, क्लैरिटी पे, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी पे, चैनल्स पे एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस पे। क्रेडिबिलिटी क्या होगी कि जो मैसेज इन्फॉर्म कर रहा है, जो सेंडर है, उसकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब तुम्हारा सीआर तुम्हें बोले कि जो तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, जो हेड बॉय है, वो अगर तुम्हारे को इन्फॉर्म करता है कि भाई परसों से एग्जाम्स है, और प्रिंसिपल सर तुम्हारे को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई परसों से एग्जाम है, तो तुम किसकी बात पे विश्वास करोगे। तो क्रेडिबिलिटी होती है एक कॉम्पिटेंट पर्सन की अथॉरिटी के बेसिस पे।
कंटेक्स्ट, द मैसेज मस्ट कंफर्म एंड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द कंटेक्स्ट। जो भी आप कहना चाह रहे हो, मैसेज उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। जो भी आप कहना चाह रहे हो, आप कुछ बात करना चाह रहे हो दाल बनाने की, तो और आपने मैसेज दिया कि हम तो प्रोटीन्स खाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो ये थोड़ा सा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट इसमें गड़बड़ हो जाती है। दाल में प्रोटीन होता है, अंडरस्टूड सी बात है, दाल बाफले खाओगे तो उसमें तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटीन का तो मतलब आप मीट भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है। तो कंटेक्स्ट जो होता है वो मैसेज के हिसाब से होना चाहिए। कंटेंट, द मैसेज मस्ट हैव मीनिंग फॉर द रिसीवर एंड रेलेवेंट फॉर द सिचुएशन। इट मस्ट बी कंपैटिबल विद द रिसीवर्स वैल्यू सिस्टम। जो मैसेज है उसका रिसीवर के हिसाब से, रिलेशन से कोई रिलेवेंस होनी चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जो कंटेंट है वो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देगा। क्लैरिटी, द मैसेज मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर टू द रिसीवर। आज शाम को हम बाहर खाना खाने जाएंगे, ठीक है साहब, चले चलेंगे, ये मैसेज बहुत क्लियर है। क्यों जाएंगे ये नहीं बताया, ये नहीं बताया तो अगले दिन सुबह के लिए भी गैस नहीं आई। शाम को मैसेज तो आपने मिल गया था कि शाम को मैसेज मिला कि शाम को आप बाहर खाना खाने जाएंगे, लेकिन क्यों जाएंगे, क्योंकि गैस खत्म हो गई थी। तो क्लियरिटी नहीं थी, बाहर जा रहे हैं बस ये पता था। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन टू गेट थ्रू द पीपल, इट शुड ऑल्सो बी डिवॉइड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको बार बार भेजनी है तो आप उसको रिपीट कर लो, आपको वो इंफॉर्मेशन रिपीट कर देनी चाहिए। रिपीट करोगे तो सामने वाले के पास वो चीज बार बार पहुंचेगी, तो सामने वाला एक बार तो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा ही। चैनल्स, द एस्टैब्लिश्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन which the receiver uses and holds in high esteem should be used. टेलीफोन, हम टेलीफोन के अंदर कंटिन्यूटी के रेफरेंस से भी आ जाएगा और चैनल के रेफरेंस से भी आ जाएगा। ये एग्जांपल, जितनी बार आप फोन करते हो उतनी बार कोविड-19 के अगेंस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो चैनल की जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये टेलीफोन के थ्रू आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये कंटिन्यूटी में आ गया। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, अखबार के थ्रू आ रही है, न्यूज़ के थ्रू आ रही है, तो ये जो चैनल है आपका वो एक उस टाइप का चैनल है जिसको सामने वाले ट्रस्ट कर सकता है, ऑडियंस जो है उसको ट्रस्ट कर सकती है। एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ऑडियंस की खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। The capability of the receiver to obtain, understand, and use the message determines effectiveness of the communication. अगर आप एक आर्ट्स वाले बंदे को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। अगर आप एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को आर्कियोलॉजी के कंसेप्ट समझाने की कोशिश करोगे या ज्योग्राफी के कंसेप्ट समझाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। आप समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे को ऑडियंस की कैपेबिलिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए।